हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों का। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 19वीं और 20वीं सदी में भारत में कौन सी सामाजिक बुराइयां व्याप्त थी जिनके लिए ये सुधार किए गए थे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कौन कौन सी बुराइयां हमारे समाज में उस समय व्याप्त थी। सबसे पहले हम यहाँ एक नजर डालेंगे कि कौन कौन सी जो कानून थे वो किस गवर्नर जनरल के समय और किस वर्ष में बनाए गए थे, जिससे हम एक छोटे से उसमें हम उनको समझ पाएंगे। उसके बाद हम एक एक करके इनको डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर कानून की बात करें तो वो है नवजात कन्या हत्या कानून, यानी कि जो नवजात कन्या की हत्या कर दी जाती थी उसके ऊपर जो कानून बनाया गया था वो 1795 ईस्वी में जॉन शोर के द्वारा बनाया गया था और इसमें नवजात कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई थी। इसके अलावा सती प्रथा निषेध कानून था जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 में पारित किया गया था और इस पर सती प्रथा पर कानूनी रोक लगा दी गई थी, जो कि राजा राममोहन के प्रयासों से संभव हो पाया था। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें किसी स्त्री के पति की मृत्यु के बाद उसे उसकी चिता के साथ जीवित जला दिया जाता था। तो इसको 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा रोका गया था। आगे बात करें तो बाल हत्या निरोधक कानून है जो कि लॉर्ड वेलेजली के समय 1804 में पारित हुआ। इसमें नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगाई गई थी। उसके बाद है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, यानी कि जो विधवाएं होती थी उनके दोबारा विवाह के लिए जो अधिनियम बनाया गया था वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे बनाया गया था और इसे 1856 में पारित किया गया था और विधवा विवाह को इसमें कानूनी मान्यता दी गई थी और ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से संभव हो पाया था। उसके बाद है नेटिव मैरिज एक्ट जो कि नॉर्थ बुक के समय पारित किया गया था 1872 ईस्वी के समय। इसमें अंतरजातीय विवाह की विधिक मान्यता दी गई थी, यानी कि आप एक जाति में भी विवाह कर सकते थे। इसका जो कार्य था वो केशव चंद्र सेन के प्रयास से हो पाया था। उसके बाद है सम्मति आयु अधिनियम, यानी कि शादी के लिए या विवाह के लिए जो मतलब सहमति होती थी उसके लिए एक अधिनियम बनाया गया था। ये लेंस डाउन के समय 1891 में बनाया गया था और इसमें 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक लगा दी गई थी। बहराम मालाबारी के प्रयास से यह संभव हुआ था। उसके बाद है शारदा एक्ट जो कि लॉर्ड इरविन के समय 1829 में पारित हुआ। इसमें बालकों के लिए विवाह की जो न्यूनतम आयु थी वो 18 वर्ष तथा बालिकाओं के लिए 14 वर्ष निश्चित की गई थी और यह हरिविलास शारदा के प्रयास से संभव हो पाया था। उसके बाद है हिंदू महिला जो संपत्ति कानून है वो, जो कि लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे आया। ये 1937 में हिंदू महिलाओं को संपत्ति में अधिकार यहाँ पर दिया गया था। उसके बाद है दास प्रथा निषेध जो कि लॉर्ड एलनबरो के टाइम पे 1943 में आया और ये 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा भी शुरू किया गया था, लेकिन इसको जो फाइनली ये समाप्त हुई दास प्रथा वो 1843 में जाके समाप्त हुई थी। वैसे इसके लिए जो प्रावधान था वो 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें भी किया गया था। अब हम एक एक करके बात करेंगे एक एक जो प्रथा थी उसके बारे में डिटेल से, क्या प्रयास उसके लिए किए गए, किसने प्रयास किए और किस तरह से वो समाप्त हुई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सती प्रथा की। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें किसी स्त्री के पति की मृत्यु के पश्चात उसको उसके पति की जो चिता होती थी उसके साथ जीवित जला दिया जाता था। तो ये जो प्रथा थी इसको समाप्त करने के लिए जो कार्य किए गए वो उनको हम देखेंगे। तो बात करें इसकी समाप्ति की तो इसकी समाप्ति लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय पर हुई थी। इतिहास की बात करें तो जो सती प्रथा का ऐतिहासिक प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य हमें प्राप्त होता है वो 510 ईस्वी में जो गुप्त शासक भानुगुप्त थे उनके एरण अभिलेख से प्राप्त होता है, कि इससे पहले हमें सती प्रथा का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। ये सबसे प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य है जिसमें सती प्रथा की बात की गई है। इसमें जो भानुगुप्त के मंत्री थे गोपराज, उनकी जो पत्नी थी उनके सती होने का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा समय समय पर मतलब जब से ये प्रथा चलती आई थी तो समय समय पर लोगों ने इस पे, जो समय समय पर जो शासक रहे थे उन्होंने इस पे प्रतिबंध लगाने की कोशिशें भी की थी। तो उन पे एक नजर डालते हैं यहाँ। तो सबसे पहले बात करें तो जो कश्मीर के शासक सिकंदर थे उनके द्वारा भी इसे रोकने की कोशिश की गई। मोहम्मद बिन तुगलक, अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें तो उसमें मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसे रोकने का प्रयास किया गया था। मुगल काल की बात करें तो मुगल काल में अकबर और औरंगजेब दोनों के ही द्वारा इस पर रोक लगाने की कोशिश की गई थी।
पेशवाओं के द्वारा मराठा जो साम्राज्य था उसमें पेशवाओं के द्वारा भी ये कार्य किया गया। इसके अलावा अगर बात करें विदेशियों की तो जो पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क था उनने पौंडीचेरी में यानी कि जहां पर उन्होंने अपनी कोठी बसाई थी तो उस एरिया में जहां जितने एरिया पर उनका जो शासन था वो चलता था तो वहां पर भी उन्होंने उसको रोकने का प्रयास किया था। इसके अलावा फ्रांसीसियों की बात करें तो फ्रांसीसियों की जो बस्ती थी चंद्रनगर उसमें उन्होंने इसे प्रतिबंधित करने का प्रयास किया था। इसके अलावा बात करें जो ब्रिटिश गवर्नर थे तो लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा भी इसको समाप्त करने का प्रयास किया गया था। यानी कि समय-समय पर इसे समाप्त करने के काफी सारे प्रयास किए गए थे। और बात करें कि अंतिम रूप से ये कब प्रतिबंधित हुई तो पूर्ण प्रतिबंध की बात करें तो 19वीं शताब्दी में राजा राममोहन राय की कोशिशों के परिणाम स्वरूप 8 नवंबर 1829 ईस्वी को वारसराय लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा इसे फाइनली समाप्त कर दिया गया था। और कौन से नियम के द्वारा इसे समाप्त किया गया था तो वो नियम 17 था जिसके द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया था। आरंभ में ये केवल बंगाल में लागू था क्योंकि उस समय क्या थे जो मतलब ब्रिटिश थे उनके 3 प्रांत हुआ करते थे, बंगाल था, इसके अलावा मुंबई था और मद्रास था। तो शुरू में ये सिर्फ बंगाल जो प्रांत था उसमें लागू था। बाद में 1830 के बाद इसको मद्रास और मुंबई प्रांतों में भी लागू कर दिया गया था। तो ये तो रहा सती प्रथा की पूरी डिटेल। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा। आगे हम बात करते हैं शिशु कन्या वध की, यानी कि जिसमें जो शिशु कन्या होती थी उसके जन्म के समय ही उसका वध कर दिया जाता था। तो इसकी समाप्ति की बात करें तो इसकी समाप्ति लॉर्ड वेलेजली के समय पर हुई थी। यह जो प्रथा थी विशेषकर बंगाल में जो बंगाली थे और जो राजपूताना क्षेत्र के राजपूत थे उन क्षेत्रों में ज्यादा व्याप्त थी। रोकने के प्रयास की बात करें तो 1795 में जॉन शोर के द्वारा बंगाल अधिनियम 21 के तहत इसको समाप्त किया गया था। 1804 ईस्वी में एक एक्ट 3 के माध्यम से वेलेजली के द्वारा इसको साधारण हत्या करार दिया गया था। तो ये इसके लिए कुछ कार्य हुए थे और विलियम बेंटिंग के द्वारा भी इसको रोकने का प्रयास किया गया था। 1844 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा संपूर्ण भारत में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। यानी कि शुरुआत में क्या था, जितना क्षेत्र अंग्रेजों के अंतर्गत आता था वो उसी में उसको समाप्त करने का प्रयास करते थे। बाद में 1844 में इसे पूरे भारत में ही प्रतिबंधित कर दिया गया था। अब बात करते हैं हम एक और प्रथा की जो कि थी नरबली प्रथा, यानी कि मनुष्य की जो बलि दी जाती थी वैसी प्रथा। तो प्राचीन तंत्र मंत्र की पुरातन मान्यताओं के कारण ये व्याप्त थी। नरबली प्रथा को लॉर्ड हर्डिंग प्रथम ने 1844 से 45 में समाप्त किया था। लॉर्ड हर्डिंग ने कैंपवेल को इसके लिए एक अधिकारी नियुक्त किया था। यानी कि इन दोनों का ही नाम इससे जुड़े जो प्रश्न आते हैं उनमें आता है। बात करें कि कौन सा वायसराय था तो वो लॉर्ड हर्डिंग था और किसने कौन सा अधिकारी था जिसने इसको समाप्त किया तो वो लॉर्ड कैंपवेल था। इसके खिलाफ यानी कि जो नरबली प्रथा ब्रिटिशों के द्वारा समाप्त की गई थी तो इसके खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ जो खोंड जनजाति थी उनके द्वारा विद्रोह किया गया था। यानी कि इस प्रथा को समाप्त करने की वजह से अंग्रेजों को विद्रोह का सामना भी करना पड़ा था। बात करें खोंड जनजाति की तो खोंड जनजाति के जो लोग थे वो उड़ीसा से लेकर बंगाल और मध्य भारत में फैले हुए थे। इन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया था क्योंकि खोंड लोगों के विद्रोह के जो प्रमुख कारण थे उनमें एक कारण नरबली प्रथा को समाप्त करना भी था। क्या था, वैसे तो अन्य कारण भी थे जैसे नए करों को लगाने का भय उन्हें था, उनके क्षेत्रों में जो जमींदार और साहूकारों का प्रवेश अंग्रेजों के द्वारा कराया जा रहा था वो भी इस विद्रोह का कारण था। इसके साथ साथ जो मेन कारण था वो ये था कि खोंडों में ये जो नरबली प्रथा थी वो प्रचलित थी जिसको मोरिया कहा जाता था और इस पर जब रोक लगा दी गई थी तो इसके लिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। आगे बात करते हैं हम दास प्रथा की। दास प्रथा की बात करें तो सबसे पहले इसके इतिहास की बात करते हैं। इतिहास को देखें तो यह प्रथा भारत में प्राचीन समय से ही विद्यमान थी, यानी कि दास प्रथा प्राचीन समय से ही भारत में चलती आई थी। जो कौटिल्य है, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में 4 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। बात करें सल्तनत काल की तो सल्तनत काल में जो सर्वाधिक दास थे वो फिरोज शाह तुगलक के काल में थे और फिरोज शाह तुगलक ने ही दास व्यापार पर उस समय रोक भी लगाई थी और दासों के लिए एक अलग विभाग भी जिसे दीवाने बंदगान कहते थे उसका निर्माण भी किया था। बात करें मुगल काल की तो मुगल काल में अकबर के द्वारा 1562 ईस्वी में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। आधुनिक भारत में सर्वप्रथम 1823 ईस्वी में जो लिस्टर स्टैनहोप थे उन्होंने इंग्लैंड के ड्यूक ऑफ ग्लोस्टर में भारत में दास प्रथा को बंद करने का अनुरोध किया था कि भारत में दास प्रथा को समाप्त कर देना चाहिए। उसके बाद 1833 का जो चार्टर एक्ट अधिनियम अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था उसमें ब्रिटिश साम्राज्य में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन बात करें फाइनल रूप से इसके समाप्त होने की तो फाइनल रूप से जो भारत में ये समाप्त हुई तो वो पूर्णतः प्रतिबंध इस पर 1843 ईस्वी में नियम 5 के तहत
लॉर्ड एलनबरो के समय लगाया गया था। यहाँ पर एक नोट है कि 1789 ईस्वी में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, उसने भी दासों के व्यापार पर रोक लगाने की कोशिश की थी या उस समय रोक लगाई थी। आगे हम बात करते हैं विधवा पुनर्विवाह की, यानी कि विधवाओं को जो विवाह करने की अनुमति नहीं थी और उनका जो जीवन था वो बहुत ही ज्यादा मतलब मुश्किल भरा होता था, तो उनके जीवन को सुधारने के लिए विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम था वो लाया गया। बात करें कि विधवाओं को जो मतलब इसकी मतलब समाप्ति कहें कि विधवाओं को जो पुनर्विवाह करने का अधिकार नहीं था, उसकी जो समाप्ति थी वो लॉर्ड कैनिंग के समय की गई थी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग के समय विधवाओं को पुनर्विवाह करने का जो अधिकार था वो दिया। बात करें कि इसमें योगदान किस किस का रहा, तो इसमें योगदान सबसे ज्यादा तो ब्रह्म समाज का रहा, उसके अलावा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ढोंडो केशव कर्वे, वीर सलिंगम पुंतलू जो कि दक्षिण भारत से संबंधित थे, इसके अलावा विष्णु शास्त्री जैसे जो लोग थे, इन्होंने इसमें काफी योगदान अपना दिया। अब बात करें सबसे पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह को मान्यता दिलाने के लिए प्राचीन जो संस्कृत लेख थे और जो वैदिक उल्लेख थे, यानी कि वेदों में जो इसके संबंध में जो तर्क लिखे हुए थे, उनका उल्लेख किया, लोगों को उनके बारे में बताया। आगे बात करें तो एक सहस्त्र हस्ताक्षर युक्त, यानी कि हजारों हस्ताक्षर से युक्त एक अनुमोदित प्रार्थना पत्र लॉर्ड डलहौजी को उस समय इस प्रथा को समाप्त करने के लिए भेजा गया था कि मतलब महिलाओं को भी दोबारा, जो विधवा हैं उनको भी दोबारा विवाह करने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा बर्दवान के राजा मेहताब चंद और नादिया के राजा श्रीचंद्र ने भी इसे समाप्त करने के लिए याचिकाएं लॉर्ड डलहौजी को भेजी थी। 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया, जिससे विधवा विवाह को बाद में वैध मान लिया गया, यानी कि विधवाओं को भी विवाह करने की जो अनुमति थी वो मिल गई। यद्यपि जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था वो लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ था, यानी कि पारित तो लॉर्ड कैनिंग के समय पर ये कानून बना, लेकिन इसका जो ड्राफ्ट था वो लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था, क्योंकि इसी समय 1857 की जो क्रांति हो गई थी, तो उसकी वजह से डलहौजी यहाँ से वापस चला गया था और उसकी जगह पर लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर जब बारसराय बनकर आया तो उसके समय पर ये जाकर पारित हुआ, तो दोनों का ही नाम इससे जुड़ता है। आगे हम बात करते हैं कि समाज में विधवा विवाह की जो सामाजिक मान्यता थी उसके लिए क्या क्या कार्य किए गए, क्योंकि कानून बनाने से ही लोगों को समाज में अधिकार नहीं मिल जाते, समाज में भी उसकी स्वीकृति अवश्य चाहिए होती है, तो उसके लिए क्या क्या कार्य किए गए उनको यहाँ पर देखते हैं। 1856 से 60 के मध्य जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, उन्होंने 25 विधवाओं का पुनर्विवाह कराया था, जिससे लोगों को समाज में मैसेज जाए कि जो विधवाएं हैं उनको भी दोबारा से जीवन शुरू करने का अधिकार है। इसके अलावा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1859 ईस्वी में सोम प्रकाश समाचार पत्र प्रारंभ किया, जिसमें वो इसके बारे में लिखा करते थे। इसके अलावा बहु विवाह और भांति विलास भी उन्होंने लिखी। आगे बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा था कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास समय नहीं, यानी कि ईश्वर को लेकर उनसे जो सवाल था उसके बारे में उन्होंने कहा कि ईश्वर के लिए सोचने हेतु मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि अभी तो इस धरती पर बहुत कुछ करना बाकी है। तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर का ही कथन है। अब हम बात करते हैं विधवा पुनर्विवाह से संबंधित एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति जो कि है डीके कर्वे। डीके कर्वे की बात करें तो डीके कर्वे ने स्वयं 1893 में एक विधवा से विवाह किया ताकि लोगों में विधवा विवाह के प्रति जो मान्यता है वो बदले। विधवा पुनर्विवाह संघ के ये सचिव भी बने। 1893 में इन्होंने विधवा विवाह मंडली की स्थापना की। 1899 में पुणे में इन्होंने विधवा आश्रम की स्थापना की, यानी कि इन्होंने विधवाओं के लिए काफी सारे कार्य किए। 1955 में इन्हें पद्म विभूषण और 1958 में इन्हें भारत रत्न इन्हीं कार्यों के लिए दिया गया था। आगे बात करें तो विष्णु शास्त्री के द्वारा 1850 ईस्वी में विधवा विवाह समाज की स्थापना की गई थी। करसनदास जी मालजी, जिनकी हाल ही में आपने एक मूवी देखी होगी, तो करसनदास मालजी द्वारा भी विधवा विवाह के समर्थन में सत्य प्रकाश नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था, जो कि गुजराती भाषा में थी, और इन्होंने भी इस क्षेत्र में काफी सारे कार्य किए थे। आगे बात करें तो 1872 ईस्वी में नेटिव जो ब्रह्म एक्ट पारित किया गया था, उसमें भी विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी गई थी, और यह जो एक्ट था वो लॉर्ड नॉर्थबुक के समय पारित किया गया था। दक्षिण भारत में वीर सलिंगम पंतलू के द्वारा विधवा पुनर्विवाह से संबंधित कई सारे कार्य किए गए। इसके अलावा जो राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन थी, उसका जो उद्देश्य था वो विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करना ही था, यानी कि ये जो एसोसिएशन था वो इसी कार्य के लिए बना था। अब हम बात करते हैं नेटिव ब्रह्म मैरिज एक्ट की, जिसमें विधवा पुनर्विवाह की जो मान्यता थी वो दी गई थी। तो 1872 ईस्वी के अंतरजातीय और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, यानी कि नेटिव मैरिज एक्ट को ब्रह्म मैरिज एक्ट भी कहते हैं, यानी कि एक तो ये अंतरजातीय था, यानी कि आप जाति से बाहर भी विवाह कर सकते थे। उसके अलावा पुनर्विवाह को भी इसमें मान्यता दी गई थी। इसे ही नेटिव मैरिज एक्ट या फिर ब्रह्म मैरिज एक्ट कहते हैं। यह कानून केवल ब्रह्म समाज के अनुयायियों पर ही लागू होता था, ये इसकी विशेषता थी। 1872 ईस्वी का जो ब्रह्म मैरिज एक्ट था, इसमें शर्त थी कि अगर अंतरजातीय जो विवाह करने वाले लोग हैं उनको क्या है, गैर हिंदू बनना पड़ेगा, यानी कि अंतरजातीय अपने आप को घोषित करना पड़ेगा। और इसी वजह से ये एक्ट बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया, क्योंकि लोग अपनी जो मतलब धर्म है उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ पाते हैं। ब्रह्म
मैरिज एक्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय पर पारित हुआ था। आगे बात करते हैं बाल विवाह की। बाल विवाह की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कि बाल विवाह रोकने हेतु जो प्रयास थे वो कहां से शुरू हुए। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जिस तरह से विधवाओं के लिए काफी कार्य किए, तो उन्होंने जो बाल विवाह थे यानी कि जो लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी और बड़े-बड़े पुरुषों के साथ कर दी जाती थी, उसके लिए भी काफी सारे कार्य किए। इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप 1860 ईस्वी में एज ऑफ कंसेंट बिल में लड़कियों की जो न्यूनतम आयु थी वो 10 वर्ष तय की गई थी। उसके बाद कई सारे कानून बने जिसमें लड़के और लड़की दोनों के लिए जो उम्र थी उसकी सीमा तय की गई, जैसे कि 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट, जिसे ब्रह्म मैरिज एक्ट कहते हैं, वो आया। इसके द्वारा अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह को मान्यता और बाल विवाह को भी रोका गया। इसमें जो बाल विवाह के लिए आयु थी वो 14 वर्षीय कम आयु की कन्या और 18 वर्षीय कम आयु के लड़के को जो शादी थी उसका या जो विवाह था उसको वर्जित किया गया। इसके साथ साथ इसमें बहु विवाह को भी वर्जित किया गया था। बहु विवाह का अर्थ होता है कि एक ही पुरुष के द्वारा कई सारे विवाह किए जाने, तो उसको भी इसमें वर्जित किया गया था। अब यहाँ पर एक नोट है, उसे देखते हैं कि केशव चंद्र सेन के द्वारा ही इसका उल्लंघन किया गया था। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह 12 वर्ष की आयु में कुछ कूच बिहार के राजा से कर दिया था। ये कुछ नहीं है, कूच बिहार है। तो केशव चंद्र सेन जो थे उन्होंने मतलब उन्होंने काफी प्रयास इसके लिए किया था। बाद में उन्होंने खुद ही इसका उल्लंघन किया और अपनी ही 12 वर्षीय कम आयु की जो पुत्री थी उसका जो विवाह था वो कूच बिहार के राजा से कर दिया था, जिसकी वजह से ब्रह्म समाज में यहाँ विघटन भी हो गया था। आगे बात करते हैं दूसरे एक्ट की। तो 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया, जिसको सहमति आयु अधिनियम भी कहते हैं। 19 मार्च 1891 को बीएम मालाबारी और एसएस बंगाली के प्रयासों से गवर्नर जनरल लैंसडाउन के समय, यानी ये जो एक्ट था वो गवर्नर जनरल लैंसडाउन के समय पर आया। एज ऑफ कंसेंट एक्ट में यानी कि जो सहमति आयु अधिनियम था उसमें जो 12 वर्षीय कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और ये जो एक्ट था इसके विरोध की बात करें तो इसका विरोध तिलक ने किया था। तिलक ने क्यों इसका विरोध किया था? तो तिलक ने एज ऑफ कंसेंट एक्ट को भारतीय सामाजिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप माना था। यानी कि उनका कहना था कि जो अंग्रेज हैं, जो विदेशी हैं, उनको हमारे समाज में सुधार करने का कोई अधिकार नहीं है और इसी वजह से उन्होंने इसका विरोध किया था। तिलक ने कहा कि समाज के द्वारा ही समाज में सुधार करना चाहिए और उसे लागू करना चाहिए और सरकारी हस्तक्षेप इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इस आधार पर उन्होंने इस एक्ट का विरोध किया था। आगे बात करते हैं 1929 में शारदा अधिनियम आया था उसकी। तो 1929 में अजमेर राजस्थान के जो निवासी थे हरिविलास शारदा, उनके प्रयासों से लॉर्ड इरविन के समय इस एक्ट को पारित किया गया, जिसमें लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़के की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसमें एज ऑफ कंसेंट एक्ट को जो कि ऊपर बताया गया उसी को संशोधित किया गया था, यानी कि उसी में संशोधन किया गया था। आगे बात करें शारदा एक्ट की। तो जो शारदा एक्ट से संबंधित एक नोट है। शारदा एक्ट क्या था? 28 सितंबर 1929 को पारित हुआ था और 1 अप्रैल 1930 से ये लागू हुआ था, यानी कि सितंबर में ये पारित हुआ था और लागू हुआ था 1930 में। अन्य प्रयासों की बात करें कि ये जो भी सामाजिक बुराइयां थी इनको दूर करने के लिए जो अन्य प्रयास इसके लिए किए गए थे, तो 1901 ईस्वी में बड़ौदा रियासत ने द इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन एक्ट बनाया था, जिसमें जो लड़की की विवाह की आयु थी वो 12 वर्ष और लड़के के लिए 16 वर्ष निर्धारित की गई थी। आगे यहाँ पर एक और नोट है जो कि इंपॉर्टेंट है, उसे देखते हैं। तो 1857 में, यानी कि जब अंग्रेजों ने यहाँ पर कई सारे कार्य करने शुरू किए, तो लोगों को वो चीजें पसंद नहीं आई कि जो अंग्रेज हैं वो हमारे जो भी क्रियाकलाप हैं, जो हमारे सामाजिक रीति रिवाज हैं, जो भी नियम कानून है उन पे दखल अंदाजी कर रहे हैं। तो 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसमें प्रमुख कारण ये भी था, यानी कि सामाजिक कारणों की बात करें तो ये सारे सामाजिक कार्य थे जो अंग्रेजों के द्वारा किए गए थे और भारतीयों को पसंद नहीं आए थे, या भारतीयों ने उन्हें अपने जो जीवन था या अपने जो सामाजिक रीति रिवाज थे उसमें हस्तक्षेप माना था। तो 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके कारण 1858 ईस्वी के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भारत में जो सामाजिक सुधार थे उनसे अलग रहने की नीति अपनाई, यानी कि इसके बाद उन्होंने भारत के जो सामाजिक सुधार थे उनमें कार्य करना या दखल करना कम कर दिया था। तो इस तरह आज के वीडियो में हमने देखी कि भारत में कौन कौन सी जो सामाजिक बुराइयां थी वो उस समय व्याप्त थी, जिनके लिए इतने सारे प्रयास किए गए थे और किस तरह से किस किस गवर्नर जनरल के कार्य में उनको समाप्त किया गया और कौन कौन से भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने उसमें अपना योगदान दिया। अगर आप इसी तरह से आधुनिक भारत का इतिहास मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।